बताने के पहले एक बार समरी बता दूं इस चैप्टर का कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो आपने रिवीजन करके आया या फिर मैं रिवीजन करा दूं? कितने लोग रिवीजन करके आए हैं क्लास में? अजीब बंसी का मैं क्वेश्चन पूछूं क्या फिर? बताओ दीप्ति, क्वेश्चन पूछूं मैं? गरिमा बोलो भाई। देखो, कोई बात नहीं, आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का मैंने पढ़ा था, बताओ। अरे बोलो भाई। Sir, इंटर states of matter, intermolecular force. मॉलिकुलर Force. फोर्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Boyle's law. बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। इसके बाद क्या पढ़ा था? Charles law. Charles law. इसके बाद Gay-Lussac law. गेलुसाक लॉ। इसके बाद Avogadro. अवोगैड्रो लॉ। इसके बाद हमारा एक इक्वेशन था, इसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है क्या सबको? हमने इतने टॉपिक पढ़ लिए थे, इतने टॉपिक हम पढ़ लिए थे। हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बॉयल्स लॉ की। किसकी बात करते हैं? बॉयल्स लॉ। Boyle's law. तो बॉयल्स ने क्या बोला था, रियल बात बताओ। बॉयल्स ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया था और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट कर दिया था। उन्होंने बोला था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसके बाद आते हैं चार्ल्स। कौन आते हैं? Charles. चार्ल्स। चार्ल्स ने क्या बोला था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Temperature. टेम्परेचर। इसको मैं 2 दे रहा हूँ, 2 नंबर। इसके बाद कौन आए थे? गेलुसाक। गेलुसाक, गेलुसाक ने क्या बोला था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्होंने वॉल्यूम नहीं बोला था, इन्होंने क्या बोला था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Temperature. टेम्परेचर। इसको इन्होंने थर्ड दे दिया। इसके बाद कौन आए थे? अवोगैड्रो। अवोगैड्रो ने क्या बोला था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसको 4 ले लो। तो बच्चों आप क्या करो, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को मिक्स कर दो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को मिक्स कर दो, तो आप क्या पाओगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो यार, T N डिवाइड बाई P। और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो कुछ ना कुछ आपको क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, R N बाई P। तो इस हिसाब से हमारे एक ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाता है? PV इक्वल टू equals to RTN. N। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। Ideal gas equation. क्लियर है बातें सबको? Yes, बोलो, sir. सबको क्लियर है क्या? किसी को डाउट हो तो बताओ। किसी को डाउट तो नहीं ना? No, sir. ठीक है, एक बार आप देखिए। बच्चों अगर कोई ग्रुप में पूछ रहा ना ज्वाइन करने का तो एक बार बोल दो कि आप फिर से ट्राई करो, ठीक है?
हाँ मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। फिर से ट्राई करने के लिए बोला हूँ, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं हम लोग टॉपिक पे आते थे, ये हमने पढ़ लिया। अब बच्चों सीधी सी बात है, हम बात करते हैं कि अलग अलग यूनिट्स का, अलग अलग यूनिट्स की हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से अलग अलग यूनिट्स है जिसपे हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वॉल्यूम पे। किस पे आते हैं हम लोग? वॉल्यूम पे। हाँ, तो वॉल्यूम्स की अलग अलग हम लोग यूनिट चेक करते हैं कि वॉल्यूम की अलग अलग यूनिट कौन कौन सी होती है। आओ बच्चों बात करते हैं। आप बताओ, अगर हम बात करें वॉल्यूम की यूनिट, तो वॉल्यूम सीधी सी बात देखो, वॉल्यूम कुछ ऐसे होता है। मान लो कि हम एक डब्बा बना लिए, आप इसका यूनिट कैसे निकालोगे? इसका लेंथ चेक करोगे, ब्रेथ चेक करोगे और हाइट चेक करोगे, कुछ ऐसे करोगे। ठीक है, मान लेते हैं कि सब के सब क्या है, यूनिट है, हम मीटर में निकाल लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। यस सर। एसआई यूनिट हो गया। अब ये बताओ, अगर मैं बात करूं हमारे पास 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये बता दो। 10⁶। कैसे किया आपने? सर उसको 10⁻² से इंटू कर देंगे। बिल्कुल, जैसे कि मान लो मीटर क्यूब कैसे आता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और आपको पता है 1 मीटर में 10⁻², सॉरी 10⁻² सेंटीमीटर होता है। 10⁻² सेंटीमीटर इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात करें बच्चों 1 लीटर में, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, फिर मैं बात करूं 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अगर बात करूं 1 DM क्यूब, 1 DM क्यूब में क्या होता है, 1 लीटर होता है। ठीक है, 1 DM क्यूब में 1 लीटर होता है। और 1 ml जो होता है बच्चों, 1 ml वो किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर। ये सबको क्लियर हो गया तो बताओ एक बार, क्लियर हो गया क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया? अरे बोलो भाई। यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर है, यस सर। आगे देखते हैं। ये तो रहा हमारा इसका। अब बात करते हैं बच्चों हम किसका, प्रेशर का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, प्रेशर। जी सर। ध्यान से देखो आप लोग, जो प्रेशर होता है ना, उसकी अलग अलग यूनिट्स होती है। जैसे कि देखो, हमने आपको प्रेशर के बारे में बताया था, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है, पास्कल होता है। इसी HCM पास्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। अब देखो, एक होता है mmHg, एक होता है टॉर, एक होता है बार। इतने सारे क्या होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं। अब बच्चों प्रेशर की यूनिट है। सब प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, आओ हम बात करते हैं। तो आप सबको इसमें सबसे इजी कौन सा लगता है, एटीएम। यस सर। कि आपने एटीएम सुना होगा, तो आओ हम एटीएम का कंपैरिजन करके करते हैं। किसका कंपैरिजन करके करेंगे, एटीएम का। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक एटीएम है। अगर एक एटीएम प्रेशर है, तो उसमें कितने पास्कल होंगे, 1.0। आप सबसे पहले क्या याद कर लो, 100 101 325, क्या याद कर लो, 101 और 325। कैसे याद करना, 101 और 325। तो बच्चों जो एक एटीएम होता है ना, उसमें 1 पॉइंट, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 101 325 क्या होते हैं, न्यूटन मीटर होते हैं। या फिर हम अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देते इंटू 10 पे पावर क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। हम दो चीज बोल, एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, 101 325। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर याद करते हो वैसे याद कर लो। एक एटीएम 1 × 10⁵ नहीं लिख सकते 1 ATM को? हाँ देखो, यहाँ पे ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो एक बात और, एक एटीएम में उतना तो पास्कल हो गया। अब एक एटीएम में बार कितना होता है, 1.01325
बार होते हैं। एक एटीएम में कितना बार होता है? 101, 325। एक एटीएम में कितना बार होता है? 101, 325। आप बताओ, अगर लेफ्ट वाला दोनों सेम है तो राइट वाला भी दोनों सेम होगा। यस सर। तो बच्चों जो होता है एक बार में कितना पास्कल होते हैं? देखो, एक बार में अगर पास्कल की बात करो तो 10⁵ पास्कल होगा, क्योंकि अगर दोनों राइट वाले को बराबर करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्या? क्लियर बात है? यस सर। एक बार में कितना पास्कल होता है? 10⁵ पास्कल। 10⁵ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। क्लियर है बातें? अब देखो, Yes, sir. अब फिर से बात करते हैं। एक एटीएम जो होता है, एक एटीएम में 760 टॉर होता है, 760 टॉर होता है, या फिर 760 mmHg होता है। कितना? 760 mmHg होता है। क्लियर है क्या बातें? एक बार आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग यूनिट्स को एक बार ध्यान से देखो कि मैंने कौन कौन सी यूनिट्स आपको लिखवाई हैं, कौन कौन से यूनिट। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ, आप बताओ एक एटीएम में कितने पास्कल होंगे? 1.013 101, into 10⁵. 325। 101, 325, ठीक है? 101, 325। अगर मैं वही पूछूं एक एटीएम में कितने बार होंगे तो 10 की पावर 101, 325, 325। 101, 325। और यहाँ पे आप लोग पॉइंट लगा देना, ठीक है? सर ऊपर वाले में पॉइंट नहीं नहीं, लगेगा। ऊपर वाले में पॉइंट नहीं लगा। अगर आप पॉइंट लगाते तो यहाँ पे 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर बात है? अगर मैं पूछूं एक बार की बात करें तो कितने पास्कल होंगे? 10⁵ 10 की पावर 5। 10⁵ पास्कल होंगे। क्लियर है बातें? अगर मैं एक एटीएम से पूछूं, एक एटीएम में कितने mmHg? 760। 760 mmHg। और कितने टॉर? 760। 760 टॉर। और क्लियर है बातें? क्लियर है? देखो, इसको जो 760 mmHg लिखा है ना, कभी कभी इसको 76 सेंटीमीटर HG भी लिख सकते हैं। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सर एटीएम की फुल फॉर्म क्या है इसमें? क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। ओके सर। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। सभी बताओ। यस सर। हाँ, तो ये बताओ, ये सबको क्लियर हो गया क्या? आओ बात करते हैं किसकी। अब टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर की। तो आप लोग को पता है टेम्परेचर, हम लोग SI यूनिट क्या है? केल्विन है। SI यूनिट क्या है? केल्विन है। अगर बात करें 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन की वैल्यू कितनी होगी? -273। -273 केल्विन होगी। 270 माइनस कहां से आ गया आप लोग? माइनस नहीं आता केल्विन में। अगर मैं 0 केल्विन में पूछूं कितने डिग्री सेल्सियस हुए हैं, तो तब -273 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं क्लियर हुआ क्या आपको? सर केल्विन ऐसा होता है ना जिसमें जो माइनस में नहीं आता। क्या? केल्विन ऐसी यूनिट है ना जो माइनस में नहीं आती। माइनस में नहीं आती जल्दी। जहां माइनस में आएगा हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल जल्दी नहीं होता है। समझ गए? यस सर। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब जैसे कि हम तीनों में रिलेशन करते हैं कि तीनों में रिलेशन क्या है। सिंपल सी बात है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। सर T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 270। ये 1 मिनट रुक जाओ, ये गलत कर दिया। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बना दिया। इसका फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे क्या होता है? चलो कर लेना, आप लोग की बुक में फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है? कर लेना आप लोग, आपकी बुक में फॉर्मूला दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। डायरेक्टली किस पे आते हैं? क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, हमारे पास यह दिया हुआ है। यह देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कितने लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे?
103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेयर कलेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 763 mmHg प्रेशर। सिंपल सी बात है, आप बताओ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 103। 103 टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 7 अरे भाई 763 27 डिग्री। प्रेशर कितना दिया हुआ है? 763 163 mmHg। What will be the volume if pressure is changed? अब हमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है, और प्रेशर कितना दे दिया हुआ है? 721 721। और हमसे क्या पूछ रहा है? सेम टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? 300 Kelvin है। 300 क्या होगा अब बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है? सर? बॉयल्स लॉ लग रहा है। कैसे बॉयल्स Boyle's लॉ? law। कैसे बॉयल्स लॉ लग रहा है? तो इसमें टेम्परेचर सेम कर दी। सर इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है इस वजह से। टेम्परेचर क्या कर दिया है? कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो हमारा कौन सा लॉ लगेगा? बॉयल्स लॉ लगेगा। बॉयल्स लॉ। और आप लोग ध्यान से देखो तो बॉयल्स लॉ क्या होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/v। आप बताओ, जो हमारे पास जो वॉल्यूम की, हमसे वॉल्यूम पूछा है, आप बताओ वॉल्यूम की वैल्यू इसके पहले वाले से ज्यादा होगा या फिर कम होगा? बताओ वॉल्यूम क्या होगा? पहले वाले से ज्यादा होगा या फिर कम होगा? सर ज्यादा होगा। तो बिल्कुल, ज्यादा होगा। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले हमारे पास प्रेशर ज्यादा था, अब इसने प्रेशर को कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगा। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा? P1 V1 इक्वल टू T2V2। V2 आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बता दो आप लोग, आंसर बता दो। सर 109 मिलीलीटर। हमारे पास, हाँ, जो हमारे पास स्टार्टिंग में उसका वैल्यू होगा उतना ही होगा। आंसर बताओ जल्दी से, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, सभी को ही बताओ। सर 109 मिलीलीटर। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का, सही बोला आपने। सबको समझ आ गया कि कैसे होगा? यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। क्वेश्चन तो पढ़ पा रहे हो आप लोग? यस सर। आंसर बताओ, आंसर बताओ इसका। आंसर बताओ आप लोग। अदर्स, बाकी लोग? सिंपल सी बात है यार, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? देखो क्या दिया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास गैस इज डबल, यानी कि टेम्परेचर पहले क्या था? मान लेते हैं कि T1 था, और टेम्परेचर बाद में क्या हो गया? 2T। 2T हो गया, ठीक है?
2T हो गया। क्लियर है बातें? यानी टेम्परेचर डबल हो गया, Yes, sir. डबल हो गया। अब ये बोल रहा है इफ द इनिशियल गैस इज 1 atm प्रेशर फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। आप बताओ टेम्परेचर प्रेशर के बीच आप लोग क्या पढ़े हो? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Directly proportional to टेम्परेचर। temperature. प्रेशर मतलब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर को डबल करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल। डबल हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर दिया। अगर हमारे पास टेम्परेचर आप डबल हो गया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आप बताओ पहले प्रेशर P था, अब बाद में 2P हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया? P एक्स्ट्रा हो गया। तो सिंपल सी बात है 100% एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, Yes. मैं बताऊं क्या कैसे परसेंटेज निकालते हैं? सबको पता है कैसे परसेंटेज निकालते हैं, ये बताओ। Yes, sir. पता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप ये करो कि हमें जब प्रेशर क्या बोलते हैं, जब टेम्परेचर T था तो उस टाइम प्रेशर कितना था? P1 था। 1 था। ठीक है, और जब टेम्परेचर T2 हुआ है तो उस टाइम हमसे क्या पूछ रहा है? प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या जानते हो? P1/T1 इक्वल टू P2/। P2/T2. अब सिंपल सी बात है, यह बताओ जो P1 की वैल्यू है वो क्या है? P है। 1 है। P1 की वैल्यू P है। P2 की वैल्यू हमें निकालनी है और T2 की वैल्यू 2T है। तो सिंपल सी बात है, कट जाएगा। P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2P। अब Yes. बच्चों जो हम परसेंटेज निकालते हैं कुछ ऐसे निकालते हैं, डिफरेंस बाई ओरिजिनल इंटू 100। अब यह बताओ डिफरेंस कितने का आया? बाद में कितना हो गया? 2P हो गया। स्टार्टिंग में कितना था? P था। और P था। ओरिजिनल कितना था? P ही था इंटू 100। अब देखो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? P/P इंटू 100। तो P से P कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 100%। 100%. नहीं होगा क्या किसी को? सर है, हो गया। किसी को सर, डाउट हो हो तो गया। बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। किसी को डाउट हो तो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। सबको क्लियर? Yes, sir. आगे देखो, आगे देखो यह क्या पूछ रहा है। चलो इसको भी छुपा के ही करेंगे, इसको भी छुपा के ही करेंगे। आप लोग इसका आंसर बताओ। द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाई 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस? अब देखो किसी का टेम्परेचर कहां से कहां तक बदल जाता है? 27 से 37 तक बदल जाता है। 37। बताओ कि उस गैस के प्रेशर में कितना चेंजिंग आएगा? सॉल्व करके बताओ ये आप लोग। ऐसे क्वेश्चंस नीट में डायरेक्टली पूछे हुए। मैं ये सब कहाँ का क्वेश्चन उठाया हूँ? नीट का उठाया हूँ। हाँ, तो मैं सोचा कि आप लोग को भी यार नीट के क्वेश्चंस करा दूं। तो आप लोग सॉल्व करके बताओ। किसी का हुआ क्या? बोलो। नहीं समझ आया वंदना? नंदिनी आपको भी नहीं समझ आया? सर कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन हो रही है सर इसमें 10 आएगा। क्या? सिंपल सी बात है, जब यह बताओ कि जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो उस टाइम टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा? 300। और इस पर 310 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो T1 की वैल्यू है वो क्या है? 300 और T2 की वैल्यू कितना है? 310।
मान लेते हैं P1 की वैल्यू क्या है, P है, और हमें क्या निकालना है, B2 निकालना। तो P2 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क कर दे रहा है, ठीक है, हमें P2 की वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बोलो। temperature directly P1 by proportional to pressure. equals to P2 by T1 T2. बाई T1 इक्वल टू T1 by T2 बाई। T1 directly proportional to T2. तो अब हमें करना क्या है, P2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, T1 बाई T2 बाई T1, कुछ ऐसे कर सकते हैं। अब देखो T1 की वैल्यू कितनी है, P, और T2 की वैल्यू कितनी है 310, और T1 की वैल्यू कितनी है 300। 300. आप क्या कर लोगे, 300 से इससे कट कर दोगे, तो जो P2 की वैल्यू आएगी ना वो P इंटू 31 डिवाइडेड बाई 30, कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। नहीं क्लियर हुआ आपका, बोलो नहीं क्लियर हुआ। सर हो गया। अगर कोई पूछेगा कितना परसेंट इंक्रीज किया तो ये कैसे निकालोगे, सर इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें का 100, मैंने क्या बोला था, जब कोई डिफरेंस पूछेगा फिर क्या ये बोल, सर डिफरेंस में से माइनस डिफरेंस माइनस ओरिजिनल टू, ओरिजिनल इनटू 100। 200. डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो डिफरेंस बाद में कितना था 31 P डिवाइडेड बाई 30, और स्टार्टिंग में कितना था P, और डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे P करोगे इंटू 100, तो कितना आएगा बताओ, P डिवाइडेड बाई 30P इंटू 100, यानी कि P से P कैंसल आउट हो जाएगा, 30 से इसको कैंसल आउट करोगे कितना आएगा 3.33, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज कर गया 3.33। नहीं क्लियर हुआ क्या आप सबको, हो गया सर। कंफ्यूजन है क्या इसमें, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा लगा लोगे क्या आप लोग। अनम, दीप्ति आपका गलत है, हाँ इतना बोल सकते हैं कि 1.03 टाइम्स वो सही है, जितना पहले प्रेशर था उसका 1.03 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो कितना परसेंटेज इंक्रीज कर गया 3.33, ठीक है। तो परसेंटेज में क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप कर लोगे, और आपको कितने टाइम्स उससे बढ़ गया ये भी आप लोग कर लोगे, समझ गए। अरे सभी कोई रिप्लाई कर दो, यस सर। ठीक है। Sir. आते हैं आर की वैल्यू पे। जो हमारा बच्चों आर की वैल्यू होता है वह क्या होता है, मैं देखो बात करता हूं। अगर मान लो आर होता है गैस कांस्टेंट, अगर इस आर की वैल्यू 8.314 है, इसका मतलब क्या है जूल बाई केल्विन और मोल, जूल बाई केल्विन और मोल। सिंपल सी बात है, अगर एनर्जी की वैल्यू अगर जूल में दिया हो तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितना 8.314। अगर वही जूल ना देके कैलोरी दे दिया, कैलोरी बाई केल्विन मोल, तो इसका मतलब क्या है आप किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे 4.18 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि लगभग कितना आएगा 1.98 कैलोरी बाई केल्विन मोल। क्लियर है बातें। यस सर। अगर वही इस जूल का यूनिट लीटर एटीएम में दे दिया, लीटर एटीएम में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.08314 आती है, ठीक है। अलग अलग 4.18 से डिवाइड करेंगे क्या, सर, ये कैलोरी पर मोल में 1.987 कैसा है? देखो सिंपल सी बात होती है बच्चों ना, एक कैलोरी बराबर जो होता है ना 4.18 जूल होता है, ठीक है, 4.18 जूल। अगर मान लो कि हमारे पास 8.314 जूल दिया हो, इसको कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करोगे 4.18 से डिवाइड करोगे, यस सर। से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 1.98 के आसपास आएगा। नहीं क्लियर हुआ क्या सर हो गया। अक्सर बच्चों पता है क्या, इसको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसको अक्सर फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन केमिस्ट्री में भी आया है तो हम थोड़ा बहुत इस पे क्या कर लेंगे ध्यान दे लेंगे। क्लियर है बातें। हाँ जी आकाश आकांक्षा पूछो, क्या पूछ रहे हो आप, क्या Sir, पूछ रहे हो आप। कुछ नहीं.
अच्छा सर तो कुछ पूछो यार, आप लोग पूछते भी नहीं हो कुछ भी। सर मुझे एक क्वेश्चन है हाँ जी बिल्कुल, सर, बट वो इससे रिलेटेड नहीं। कोई बात नहीं, बताओ। सर जो एक मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होता है जो फ्री स्टेट में रहने के लिए कैपेबल होता है। तो सर जो वो फ्री स्टेट में रहने के लिए कैपेबल होता है, तो सर वो आगे किसी से रिएक्ट नहीं करता, बट कभी कभी हम जब रिएक्ट करवाते हैं, जैसे कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो सर मतलब मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता, बट इसमें इस केस में तो करते हैं ना। सिंपल सी बात है, सभी के सभी रिएक्शन करते हैं, बस जो नोबल गैस होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। और सभी के सभी रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी पाने के लिए। इसके पहले वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बताया था मैंने, लोग रिएक्शन क्यों करते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए। हम लोग शादी वगैरह क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए। हम लोग जॉब क्यों पाना चाहते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, ताकि हम स्टेबल हो सके। ऐसे ही मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल क्यों रिएक्शन करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। सर जैसे O2 है वो आगे जाके मतलब फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा ना, वो स्टेबल हो जाएगा, बट वो किसी नहीं, किसी में। ये बताओ कोई स्टेबल हुआ है क्या आज तक? अगर मानो कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, पैसे भी पा रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे स्टेबिलिटी मिल गई क्या इससे? मैं और भी अच्छा सोचूंगा, प्रमोशन का सोचूंगा, तो इसके लिए मुझे फिर से कहीं और सोचना पड़ेगा, उल्टा सीधा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो, आप लोग यह बताओ कि आप लोग सोचते हो कि केवल नीट का फॉर्म भर देंगे तो हम स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में, रियल में बताना, क्या क्या केवल आप एक ही फॉर्म भरते हो? हाँ सर। नो सर। दो तीन फॉर्म भरते हो? नीट का भी भरोगे, एम्स का भी भरोगे, नर्सिंग का भी भरोगे, भरोगे कि नहीं भरोगे, सीयूईटी का भी भरोगे। यस सर। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हम स्टेबल है? अगर मान लो कि आप स्टेबिलिटी, एक बार आपका नीट क्लियर भी हो गया, फिर उसके बाद आपने 4 साल का कंप्लीट भी कर लिया गया, अब आपके पास दो ऑप्शन, या फिर अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन करो या फिर किसी के अंडर वर्क करो। जब किसी के अंडर वर्क करोगे, भले ही सब आपको 5 लाख रुपया महीना दे रहा है, मंथली दे रहा है, लेकिन फिर सोचोगे कि यार मैं इतने से स्टेबल नहीं हूं। आप 5 लाख पर पा रहे हो, बहुत ही ज्यादा होता है अमाउंट, लेकिन फिर भी सोचोगे नहीं मैं अपना क्लिनिक ओपन करता हूं, तब जाके स्टेबिलिटी मिलेगी। फिर आप लोग उसके बाद क्या सोचोगे? हाँ, स्टेबिलिटी का डिजायर बढ़ता रहता है। अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ अच्छा है ना, अगर उससे बेटर कोई मिल गया, फिर से स्टेबल हो जाएगा। नहीं समझे? ओके सर, समझ आप लोग न्यूज समझ पढ़ गया नहीं पढ़ रहे हो। बेटर मिलता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सर। हाँ, आजकल न्यूज वगैरह में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बेटर ढूंढो, स्टेबिलिटी मिलेगी। आगे बढ़े हम लोग। यस यस सर। सर। अब आप बात करते हैं डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ गैस सबस्टेंस। अब हम क्या करेंगे? किसी गैस सबस्टेंस का क्या निकालेंगे? डेंसिटी निकालेंगे, और उसके बाद क्या निकालेंगे? उसका मास निकालेंगे, मोलर मास। मोलर तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आप क्या कर दो, एन बाई वी इक्वल टू क्या कर दो? पी, सॉरी आर टी बाई, सॉरी पी बाई आर टी। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है। यस सर। Putting the value of n from equation 2, equation third, and get and equation 2। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे? आप लोग यह जानते हो कि n बराबर क्या होता है? आप नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो? मास बाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास बाई मास। मोलर मास। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम n की जगह क्या भर देंगे, फिल कर देंगे? मास बाई मोलर मास। तो हम यहाँ पे मास लिख ले रहे हैं, नीचे मोलर मास लिख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? v तो ऑलरेडी है ही, इक्वल टू p बाई आर आरटी। टी। अब आप लोग यह बताओ मास बाई वॉल्यूम क्या होता है? सर डेंसिटी। 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 तो डेंसिटी बाई हमारे पास क्या हो जाएगा? मोलर मास, इक्वल टू p बाई आर टी। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। तो आप बताओ,
हम मोलर मास बराबर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू RT डिवाइडेड बाई प्रेशर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। हम डेंसिटी और मोलर मास में क्या निकाल दिए, रिलेशन निकाल दिए, कि डेंसिटी और मोलर मास में क्या निकाल दिया मैंने, रिलेशन निकाल दिया। कैसे निकाला वो आपके सामने है, ठीक है। ये कैपिटल M बराबर क्या है, मोलर मास है। कैपिटल M बराबर क्या है, मोलर मास है। और स्मॉल d बराबर क्या है, यहाँ पे डेंसिटी है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, आओ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग जानते हो आज मैंने जो सेशंस रखा था बच्चों ना, ज्यादातर इसी के लिए रखा था ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकें। और ये पढ़ाने के बाद आप जाओगे और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आप लोग प्रॉमिस करो कि करके आओगे। क्योंकि अगर आप लोग कर लिए तो फिर आपका ये चैप्टर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। जबकि ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आप लोकल ट्यूशन में भी जाओगे तो वहां पे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से डिलीट है, आपके सीबीएसई से डिलीट है। क्लियर? अरे भाई क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आप बातें करते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अ गैस वॉल्यूम V, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 177 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 atm प्रेशर। आप बताओ, सबसे पहली बात T1 कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, 273 प्लस 27 सर। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है V1, 450 केल्विन। अरे भाई V दिया हुआ है, वॉल्यूम V1 कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। और इसके बाद प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1, 1 P1 इक्वल टू 1 atm दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस क्लियर। अब आते हैं T2 पे। T2 का क्या मतलब है, 177 प्लस 273 कितना आएगा, 450 केल्विन। 450। कोई बात नहीं। अब हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है, यानी V2 पूछा है। और हमारे पास जो P2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.5। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें। सर T1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 वाला। अरे भाई मैंने कल इस पे क्वेश्चन बताया था। आप बताओ पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। और मैंने बताया था आर बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बाई आरटी, या फिर P1 V1 बाई, सर T1 बाय T1 अपॉन V2 बाय T2 वाला रहेगा ना सर। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आर बराबर क्या हो जाएगा, पीवी बाई एनटी। तो NT P1 V1 N1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 N2। और T2 एक बात बताओ, यहाँ पे N का कोई जिक्र ही नहीं किया गया, कहीं नाम ही नहीं लिया गया, तो हम इसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो यह बताओ, क्या मैंने इस पे कल क्वेश्चंस लगाए थे क्या पिछले क्लासेस में? करके बताओ आंसर कितना आएगा, जल्दी से फटाफट बताओ आप लोग आंसर कितना आएगा। आंसर बताओ कितना आएगा इसका। कितना आंसर आया बताओ। बताओ कितना आंसर आया। सर V2 इक्वल V आ रहा है। क्या? सर 1 V2 is equals to V।
सिंपल सी बात है यार, P1 की वैल्यू कितनी है? P1 की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ, V1 की वैल्यू क्या है? V है, और T1 की वैल्यू क्या है? 300 है। 450. ऐसे ही P2 की वैल्यू क्या है? 1.5 है। V2 की वैल्यू क्या है? हमें निकालनी है। और यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या है? 450. 450. अगर मैं इसको इससे कैंसल आउट करता हूं तो कितना आएगा? 300 आएगा। इसको इससे कैंसल है, सीधी सी बात है, V2 इक्वल टू क्या जा रहा है? V आ रहा है। Yes, sir. यार इतना इजी क्वेश्चन आप लोग बता क्यों नहीं पा रहे थे, जबकि मैं पूरा आपके सामने लिख दिया था। इतना टाइम लगा दिया आप लोग। अगर इतना टाइम इसी में लगा दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे आप लोग? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर. हो गया। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग समझ के खुद से करना, ठीक है? अगर नहीं समझ आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, ठीक है? नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? इसका आंसर भी दिया हुआ है। क्लियर है बातें? Yes, sir. ठीक है। अब बच्चे पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था क्या, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था? तो एक बार सोचो आप लोग, क्या मैंने इसको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मुझे याद है मैंने पढ़ाया था। आप लोग बताओ, आप लोग को याद है कि नहीं याद है? मैं फिर से बता दूं? Yes, sir. यस सर ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यह एक दीवार है, और इस दीवार पे मैं जो प्रेशर मार रहा हूं वो मैं P1 प्रेशर से मार रहा हूं मैं। तो यह बताओ इस दीवार पे टोटल कितना प्रेशर लगा? P1. P1। अगर मैं और मनप्रीत एक ही साथ मार रहे हैं इस दीवार पे, मेरा मुक्का ज्यादा तेजी से है, ज्यादा प्रेशर है, और इनका थोड़ा कम है, इनको P2 बोल दे रहा हूं। अब बताओ इस दीवार पे टोटल कितना प्रेशर लगा? P1 plus P2. P1 प्लस P2। P2. अगर कोई हमसे टोटल प्रेशर की बात करे तो मैं क्या बोलूंगा? P1 प्लस P2. P2। क्लियर है सबको? तो देखो, ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ना, लेकिन हाँ फिर इसी में एक बात आ जाती है। अगर कोई पूछे कि मनप्रीत ने कितना प्रेशर लगाया था, तो आप क्या बोलोगे? P2 इक्वल टू P टोटल माइनस PT by P1. कैसे आएगा? तो अगर मेरे से यहाँ पे डाल्टन्स अपना एक लॉ लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स Pressure. लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। अब देखो, इन्होंने एक कंटेनर लिया, और कंटेनर को अक्सर मैं किस वर्ड में यूज करता हूं? गुब्बारा ले लिया, ठीक है? गुब्बारा ले लिया। मान लो गुब्बारे में अलग अलग गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 3 गैस है। तो आप बताओ सबके सब दीवार पे प्रेशर लगाएंगे? Yes, sir. Yes, sir, लगाएंगे. लगाएंगे। और सबकी पावर अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन अलग पावर से लगाएगा, हाइड्रोजन अलग पावर से लगाएगा, और ऑक्सीजन अलग पावर से लगाएगा। अगर पूछे कि इस दीवार पे टोटल कितना प्रेशर लग रहा है, तो आप P टोटल बराबर क्या बोलोगे? PN plus PO2 plus PO2 plus PH2. क्लियर है बातें? Yes, Yes, अगर sir. कोई पूछे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो पर्टिकुलर कितना प्रेशर लगाया, PO2 इक्वल टू PT माइनस PN2 माइनस minus PH। PH2. कुछ ऐसे होगा। तो डाल्टन्स यह बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों जब सबने मिलके लगाया तो उसको हमने क्या बोल दिया? टोटल प्रेशर। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल की हम बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? Partial pressure. तो यहाँ पे जो डाल्टन बोलते हैं ना कि किसी इंडिविजुअल ने कितना प्रेशर लगाया, तो उसी को हम लोग ने क्या बोल दिया? पार्शियल प्रेशर। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए बच्चों कंडीशन बोलते हैं। डाल्टन से क्या लिया? कंडीशन लिया। टेम्परेचर क्या लेना है? फिक्स करना है। और वॉल्यूम क्या करना है? फिक्स करना है। टेम्परेचर क्या करना है? फिक्स करना है। वॉल्यूम क्या करना है? फिक्स करना है।
लेकिन नंबर ऑफ मोल क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। फिक्स हो भी सकता है, फिक्स नहीं होगा। हमें क्या पता कि हम यहाँ पे जो नाइट्रोजन ले रहे हैं मान लो 5 ग्राम ले लिया, ऑक्सीजन को मान लो 10 ग्राम ले लिया और हाइड्रोजन को मान लो 3 ग्राम ले लिया, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा वजन वाला होगा वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, यानी जो ज्यादा अमाउंट में होगा। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो आओ हम बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग ये बताओ पीवी बराबर क्या होता है। NRT। आप बताओ, तो P बराबर क्या हो जाएगा, NRT/V। मैंने क्या बोला कि आप टेम्परेचर को भी क्या कर लो, फिक्स कर लो, और वॉल्यूम को भी क्या कर लो, फिक्स कर लो। और जाहिर सी बात है जो R होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो आप बताओ, अगर मैं बात करूंगा ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑक्सीजन का होगा तो क्या होगा, प्रेशर इसका भी होगा, उसका वो ऑक्सीजन का मोल होगा, और R तो फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। फिक्स। अगर मैं बात करूं यही नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना होगा, N/N2RT/V। मैंने ये तीनों सेम क्यों लिखा, क्योंकि यह तीनों क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं PH2 लिखूं तो क्या लिखूंगा, NH2RT/V। क्लियर है बातें, Yes, sir. क्लियर है। और यह बताओ अगर हमारे पास P टोटल होगा तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, NRT/V, क्योंकि इसका तो हमें पता नहीं मोल कितना है। क्लियर। हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला निकल के आ गया, PT = PN2 + PH2 + PO2। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं P की जगह पे यह वाला वैल्यू फिक्स करूंगा, यह वाला वैल्यू फिक्स करूंगा तो क्या करूंगा, NRT/V, या फिर मैं इसको PT ही छोड़ देता हूं, या फिर मैं इसको क्या छोड़ देता हूं, PT ही छोड़ देता हूं। यहाँ पे आप बताओ PN2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NN2RT/V RT/V प्लस NO2, या फिर चलो O2 RT/V प्लस NH2 RT/V। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको कॉमन ले रहा हूं, N2 प्लस NO2 प्लस NH2, इन तीनों को अलग कर ले रहा हूं, इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, RT/V। Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. नो डाउट। सर इसमें वहाँ पे 3 से जाके ज्यादा कैंसिल हो गैस, जाएगा ना। क्या बोल रहे हो आप? सर इसमें 3 से ज्यादा गैसेस भी हो सकती है, फिर कम भी ना। कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम आप लोग कुछ भी कर सकते हो, मैक्सिमम आप लोग कितने भी ले सकते हो। ये बात Sir, क्या? गैस की बात कर रहा हूँ। मिनिमम कितने गैस होने चाहिए, 2. 2। और मैक्सिमम कितने भी गैस हो सकते हैं, समझ गए? Yes, sir. यस समझ गए। तो यह बच्चों हमारा हो जाता है P टोटल के लिए क्या फॉर्मूला, यह हमारे लिए क्या हो जाता है P टोटल के लिए फॉर्मूला। Formula. समझ गए। Yes, अब sir. देखो यहाँ पे क्या सीन है, आप लोग इसको ऐसे कर लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग अलग बातें करते हैं, अलग बातें करते हैं। अगर मानो हमें किसी एक का इंडिविजुअल निकालना हो, किसी एक का इंडिविजुअल निकालना हो, तो हम यहाँ पे जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, PT = यहाँ पे क्या है, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, किसी एक का इंडिविजुअल निकालो तो किसी एक के इंडिविजुअल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो P, जैसे कि मान लो N2 = क्या हो जाएगा, PT × XN2, यानी कि XN2 का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, XN2 का मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे टोटल प्रेशर, XN2 का मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे टोटल प्रेशर। क्लियर है बातें? बोलो सर यहाँ क्या होगा, क्या, एक्स यहाँ पे X यानी कि मोल फ्रैक्शन ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, मोल फ्रैक्शन यानी कि नाइट्रोजन का मोल और डिवाइडेड बाय
टोटल मोल। Total mole. अगर हमें देखो, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ, मैं लिखता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के मोल को ऊपर रखोगे, नीचे क्या कर लोगे, टोटल। टोटल मोल। क्या मैंने लेक्चर में फर्स्ट वाली क्लास में बताया था क्या, सबसे फर्स्ट क्लास में? Yes, sir. बताया। यस सर। तो मोल फ्रैक्शन ऐसे निकाल लोगे क्या आप लोग? यस सर। तो देखो बच्चों, Yes. पार्शियल प्रेशर निकालने का दो तरीका। अगर मान लो हमारे पास पी टोटल बराबर क्या है, पी एन प्लस पी ओ प्लस पी एच है, तो अगर हमें पी ओ का निकालना है तो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, पी ओ इक्वल टू क्या कर सकते हैं, पी टी माइनस पी एन माइनस पी एच, या फिर एक और फॉर्मूला पी ओ बराबर क्या से कर सकते हैं, पी टी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ। क्लियर है बातें? Yes. यस sir. सर। किसी को डाउट हो तो बताओ, नो सर। किसी को भी डाउट हो तो बताओ। सर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रखने से ये दो वैल्यू कम हो जाएंगी फिर? हाँ, दो वैल्यू कम हो जाएंगे, दो वैल्यू क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसको मैं और भी क्लियर करके बता दूं आपको, यस सर। और भी क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, ये कुछ ऐसे हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको आप लोग एन टोटल बोल सकते हो, एन टोटल इसको बोल सकते हो, बोलो। यस सर। यस सर। एन टोटल बोल सकते हो। Yes. तो अगर आपको किसी इंडिविजुअल को निकालना है, किसी भी इंडिविजुअल का निकालना है, तो आप पीटी को क्या बोल सकते हो? जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, जैसे कि देखो आपने क्या बोल दिया, पी टी इक्वल टू पी एन टू प्लस पी ओ प्लस पी एच। आप पीटी को क्या लिख सकते हो, एन आर टी बाई वी, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, एन, यहाँ पे टोटल कर सकते हो, एक मिनट हो गया, एन टोटल, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी। तो आप लोग यह बताओ, इसको अगर आप डिवाइड इसमें करोगे तो यहाँ पे एन बाई एन टोटल आ जाएगा क्या? यस सर। तो आप निकालोगे ना, यह मोल फ्रैक्शन हो जाता है, ओवरऑल क्या हो जाता है, यह मोल फ्रैक्शन हो जाता है, और कुछ नहीं होता। सर बट मोल फ्रैक्शन ऑफ जिसका हम निकालेंगे उसी का आएगा, उसके अलावा मतलब दो इसके अलावा किसी एलिमेंट। का नहीं आएगा, किसी का नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं कि हमने O का निकाला, अगर हमें N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। आओ हम सीधा क्वेश्चन करते हैं तो समझ आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। जैसे देखो, बता दो। क्वेश्चन देखो, ए मिक्सचर ऑफ गैस एट 760 टॉर कंटेंट 55% ऑफ नाइट्रोजन। जैसे कि मान लो हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस है, बहुत सारे इसमें गैस हैं। अब इसमें कौन कौन से गैस है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन कौन से गैस है, नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है बात है, तीन गैस हैं, ठीक है। यस सर। अब इसकी बात देखो, इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे तीनों मिलके टोटल कितना प्रेशर लगा रहे हैं, 760 torr. 760 टॉर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं पी टोटल। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस इन टॉर। अब हमसे प्रत्येक का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, आप बताओ हम क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, पी नाइट्रोजन का निकालेंगे। तो पी नाइट्रोजन मतलब क्या होता है बताओ, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो सबसे पहले आप बताओ, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम सबका मोल निकालना पड़ेगा। यस सर। बोलो। अगर हम मान ले, हम क्या मानते हैं कि हमारे पास, मान लो कि क्या बोलते हैं कि जैसे कि मानो हमारे पास क्या बोलते हैं 55% नाइट्रोजन है, तो 55% बच्चों नाइट्रोजन है, तो जाहिर सी बात है 55% ही क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, Pressure लगाएगा. 55% ही प्रेशर लगाएगा। तो आओ हम 55% इसका प्रेशर लगाते हैं, तो 55 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 760। क्लियर है? तो कितना प्रेशर आ गया, 418। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन 25% लगा रहा था, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 190। और तो आप बताओ, इन दोनों को जोड़ दो, बाकी 760 में से माइनस कर दो, इतना आ गया क्या इसका? यस सर।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 760। 760 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 152। एक तरीका तो यह है, या फिर दूसरा तरीका मैं बताता हूं। आप क्या मान लो कि क्या है, 100 ग्राम है टोटल। कितना है, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम टोटल होगा तो उसमें 55% क्या है, नाइट्रोजन। तो 55% नाइट्रोजन, इसका मतलब 55 ग्राम नाइट्रोजन होगा। यस सर। अब क्या कर लो, नाइट्रोजन का मोल निकाल लो। तो नाइट्रोजन का मोल कितना हो जाएगा, 55 से डिवाइड कर दो 28 में, तो कितना मोल आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मान लेते हैं 1 पॉइंट कितना आ गया, 1.9 आ गया। ऐसे ही 25% ऑक्सीजन है, तो आप 25 से किसको डिवाइड करोगे, 32 में। अरे भाई O2 लोगे ना, गैस है तो। यस सर। तो कितना आएगा, मान लेते हैं 0.8 आ गया, मान लेते हैं 0.8 आ गया। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 20% है, तो आप 20 को किससे डिवाइड करोगे, 44 से। भाई मोलर मास से डिवाइड करोगे ना। मान लेते हैं 0.4 आ गया। तो अगर हमें निकालना है किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लेते हैं नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन वाले को ऊपर रखो, सबको क्या कर दो, नीचे कर दो। ऐसे ही करोगे ना, या भूल गए हो क्या आप लोग। यस सर। एक तो तरीका यह है जो कि लॉन्ग टर्म वाला, और एक ये डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। ओके सर। अनम आप अटेंडेंस लिख दो। किसको नहीं क्लियर हुआ एक बार बताओ, किसको नहीं क्लियर हुआ। आप लोग यह बताओ, ट्राई करोगे क्या दोबारा, घर जाके ट्राई करोगे। यस सर। हाँ, आप लोग ना कोशिश करना, फिर से नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। आप लोग कोशिश करना, नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा। आप लोग अटेंडेंस लिख दो, बैटरी लो हो रही है शायद। अटेंडेंस आप लोग लिख दो। सर जाए क्या अब? हाँ जी, अटेंडेंस लिख के चले जाओ। ओके सर। बाय सर। बाय सर। बाय Bye. सर। बाय बाय सर। ओके बाय। बाय सर। समझ आया ना सबको, या फिर ऐसे ही। सर आया समझ। ठीक है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना, फिर से मैं बता दूंगा।